हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, हम अलैंगिक जनन की विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो आपसे रेलवे 2024 में पूछे गए थे। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि फिजन जिसे विखंडन कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन जिसे खंडन कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसे कायिक परिवर्धन कहा जाता है, बडिंग मुकुलन कहा जाता है। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन जिसे बीजाणु समासंग और भैया बीजाणु निर्माण कहा जाता है, रीजनरेशन जिसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से अब तक मैं आपको 4 अलैंगिक जनन की विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवा चुका पिछली 2 क्लासों में। ये पार्ट 3 है। इससे पहले कि अगर आपने 2 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी अलैंगिक जनन की विधियों से संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवा चुका। पहली है फिजन जिसे विखंडन कहा जाता है, दूसरी है फ्रेगमेंटेशन जिसे खंडन के नाम से जाना जाता है। 2 विधियों के बारे में मैंने पार्ट 1 में यानी कि इसकी क्लास 1 में बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाए थे। उसके अलावा कल वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक तो बडिंग मुकुलन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक परिवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे। तो कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। आज की इस क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन से और स्पोर फॉर्मेशन से यानी कि बीजाणु समासंग से, जिसे आप बीजाणु निर्माण भी कहते हैं। इन 2 विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूं तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट की बात करूं तो वहां भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूं तो यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की इस क्लास में आरआरबी जेई में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था उसमें से पूछे गए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, और आरआरबी जो टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी ग्रेड 3 वाली 2024 में, इन तीनों एग्जामों के जो अच्छे क्वेश्चन है वो लेके आया हूं भैया आपके सामने में। तो मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में बताया, तो आज की इस वीडियो में हम किस के यानी कि अलैंगिक जनन की कौन सी विधि से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 2 विधियां हैं, एक है रीजनरेशन जिसे पुनर्जनन कहा जाता है, दूसरी है स्पोर फॉर्मेशन जिसे बीजाणु निर्माण या बीजाणु समासंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भैया। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% है भैया। आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। इन अलैंगिक जनन की विधियों से अभी ट्रेंड में है अलैंगिक जनन की विधियां, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। आगे भी पूछे गए हैं और पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। कहने का मतलब देखो, अलैंगिक जनन की विधियां कितनी विधियां है, तो पहले विधियों के नाम लिख लीजिए। पहली है फिजन जिसे कहा जाता है विखंडन, दूसरी है फ्रेगमेंटेशन जिसे कहा जाता है खंडन, तीसरी है बडिंग जिसे कहा जाता है मुकुलन, चौथी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे हिंदी में कहा जाता है कायिक परिवर्धन। पांचवी कौन सी है, तो पांचवी है भैया रीजनरेशन, पुनर्जनन के नाम से जाना जाता है इसे, दिख तो रहा है ना। हाँ, और 6 नंबर की कौन सी विधि है भैया, वो है स्पोर फॉर्मेशन, जिसे बीजाणु समासंग या फिर बीजाणु निर्माण कहा जाता है।
ये अलैंगिक जनन की भैया 6 विधियां है, जहां से आपके एग्जाम में, जैसे कि रेलवे 2024 की बात करूं तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे भैया यहां से। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो भैया पहली क्लास में तो मैं फिजन और फ्रेगमेंटेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवा के आया हूँ। दूसरी क्लास में मैंने आपको बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आज की क्लास में मैं आपको रीजनरेशन और भैया स्पोर फॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उसके बाद में आपके अलैंगिक जनन की जो विधियां है, इनके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इन 6 की 6 अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लास ले रखी है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाकर के देख लेना भैया। 6 की 6 अलैंगिक जनन की विधियों पर मैंने थ्योरी वाली क्लास ले रखी है। क्वेश्चन तो अब करवा रहा हूँ भैया, और क्वेश्चन में भी साथ ही साथ में मैं आपको थ्योरी भी करवाता हूँ और भैया क्वेश्चन भी करवाता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। करें क्वेश्चन की शुरुआत, क्वेश्चन की शुरुआत करें। ठीक है, इस तरफ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे और इस तरफ मैं इनका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह कहलाता है, आपके ऑप्शंस है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन को विखंडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है रीजनरेशन, जिसे पुनर्जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है बडिंग, जिसे मुकुलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेगमेंटेशन, जिसे खंडन कहा जाता है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, रीजनरेशन, पुनर्जनन। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये रीजनरेशन होता क्या है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन से संबंधित आज की इस क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज पहले मैं आप किसको बताता हूं, ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? रीजनरेशन से संबंधित है। रीजनरेशन, पुनर्जनन। इस पुनर्जनन में क्या होता है, एक मिनट रुको, मैं पेन चेंज कर ही लेता हूं भैया। देखो इसमें क्या होता है पुनर्जनन में, रीजनरेशन में क्या होता है, पुनर्जनन में क्या होता है। ध्यान से समझना, मेरी बात को तभी समझ में आएगी। इस अलैंगिक जनन की विधि का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? सबसे पहले एग्जाम्पल का नाम लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल है भैया हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा। कुछ इस तरह का क्या होता है आपका प्लेनेरिया होता है, कुछ इस तरह का क्या होता है आपका प्लेनेरिया होता है। अगर मान लीजिए इस प्लेनेरिया को मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, तो एक तो ये ऊपर वाला भाग बन गया भैया, ये वाला, ठीक है। एक ये बीच वाला भाग हो गया भैया, और एक ये नीचे वाला भाग हो गया। तो यदि किसी जीव को कहीं टुकड़ों में काट दिया जाए तो होता क्या है, इसमें प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है या नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो देखो अगर ये टुकड़ा टूटा है तो ये टुकड़ा क्या करेगा भैया, ये टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। वैसे ही ये वाला टुकड़ा भी भैया नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। तो देखो ये जो टूटा हुआ भाग है ना भैया, ये टूटा हुआ भाग ही भैया पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया? अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि यदि किसी जीव को कहीं टुकड़ों में तोड़ा जाए, यदि किसी जीव को कहीं टुकड़ों में तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा
दिख तो रहे ना आपको। तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव में या पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है भैया रीजनरेशन, पुनर्जनन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो अभी मैंने जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में भी तो यही लिखा है भाई, इस क्वेश्चन में भी तो यही लिखा है कि हाइड्रा और जो प्लेनेरिया होता है, जैसे प्राणियों को यदि कहीं टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे रीजनरेशन कहते हैं, इसे पुनर्जनन कहते हैं। मैंने भी आपको यही बताया, हाइड्रा और प्लेनेरिया रीजनरेशन के उदाहरण है। जैसे कि मैंने प्लेनेरिया लिया है भैया, और इस प्लेनेरिया में होता क्या है, मान लीजिए इस प्लेनेरिया को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा भैया पूर्ण जीव के रूप में पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, एक पूरे नए जीव का निर्माण कर लेता है। और जिस विधि के द्वारा करता है उस विधि को कहा जाता है रीजनरेशन, यानी कि पुनर्जनन। इसे पुनरुद्भवन के नाम से भी जाना जाता है। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसका एग्जाम्पल है भैया हाइड्रा और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया से यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हाइड्रा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो मुकुलन बडिंग विधि में, क्योंकि मुकुलन विधि के द्वारा भी हाइड्रा क्या करता है, जनन करता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो मुकुलन विधि के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, रीजनरेशन। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी है स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर डी है अमीबा। बताओ बताओ राइट आंसर क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि हाइड्रा जो है भाई, हाइड्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा, ये हाइड्रा 2 तरीके से अलैंगिक जनन कर सकता है। अलैंगिक जनन की 2 अलैंगिक जनन की विधियों के द्वारा जनन कर सकता है हाइड्रा। पहली कौन सी है? पहली है बडिंग, और दूसरी कौन सी है? रीजनरेशन, ठीक है। इस हाइड्रा में पुनर्योजी कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? पुनर्योजी कोशिका पाई जाती है, जिसके तहत देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो इन पुनर्योजी जो कोशिकाएं होती है ना, इनका वो उपयोग जो है ना वो मुकुलन के लिए करता है। अब मुकुलन क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कोई जीव है तो उस जीव के शरीर पर एक उभार आता है। हाइड्रा की अगर मैं चित्र बनाऊं हाइड्रा का, तो हाइड्रा का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से आपका हाइड्रा होता है। तो हाइड्रा के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है भैया इस विधि में, और ये उभार होता है ना वो समसूत्री विभाजन होता है एक ही जगह पर, बहुत सारा अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है एक ही जगह पर, जिसके कारण इस हाइड्रा के इस वाले शरीर पर एक उभार उत्पन्न आता है। इस उभार को कहा जाता है मुकुल या फिर बड कहा जाता है कि नहीं है। और धीरे धीरे वृद्धि करता है, बड़ा हो जाता है, फिर जनक से अलग हो जाता है, और फिर भैया ये नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि नए जीव के रूप में जो विकसित होता है वो किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? पुनर्योजी कोशिकाओं के द्वारा। इसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण इसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण इसमें ग्रोथ होती है। जैसे कि अभी छोटा है तो बड़ा होगा ना, ये बड़ा होगा ना,
तो इसमें पुनर्योजी कोशिकाएं होती है भैया। समसूत्री विभाजन के बाद में जब इससे हट जाता है ना तब विकास होता है, तब। अभी नहीं, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो यहाँ पर जैसे कि छोटा है कि नहीं है, तो अभी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा वृद्धि करेगा, उसके बाद में जनक से अलग हो जाएगा। तो जब तक ये वृद्धि कर रहा है तब तक तो क्या हो रहा है, इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है भैया, समसूत्री विभाजन हो रहा है भैया, एक ही जगह पर बहुत सारा, जिसके कारण ये ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जब ये जनक से अलग हो जाएगा तो उस समय इसमें ये पुनर्योजी जो कोशिकाएं होती है उसके तहत इसमें विकास होता है और ये नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, यानी कि पूरे नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो कौन सी कोशिका होती है, पुनर्योजी कोशिका होती है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है, तो हाइड्रा करता है, याद रखना। तो ये पुनर्जनन का उदाहरण तो प्लेनेरिया भी है, लेकिन प्लेनेरिया ऐसा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी ना करता है भैया, ठीक है। इसका तो मुकुलन से कोई लेना देना ही नहीं है भैया, प्लेनेरिया का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। आप तो याद रख लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में अगर हाइड्रा हो तो हाइड्रा का संबंध दोनों से संबंधित है कि नहीं है। तो कर क्या होगे, जैसे कि अगर जैसे कि बडिंग यानी कि मुकुलन विधि आ गई और रीजनरेशन पुनर्जनन विधि आ गई, किसी क्वेश्चन में दोनों विधि आ गई, तो उसका इन दोनों विधियों का संबंध किससे है, हाइड्रा से है। तो हाइड्रा ही राइट आंसर करके आना है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया तुम आगे क्वेश्चन, यहां तक कहानी समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखो भैया, तीसरा क्वेश्चन देखना है भैया आपको, मैं निकाल लेता हूं नोट्स में। देखो भैया तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है, कौन सा जीव करता है, प्लेनेरिया करता है, खमीर करता है, राइजोपस करता है, या ब्रायोफाइलम करता है, बताओ। प्लेनेरिया करता है ना, प्लेनेरिया और हाइड्रा, मैंने इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं भैया पुनर्जनन के। खमीर जो होता है ना, खमीर, ये किस विधि के द्वारा, किस अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा प्रजनन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस हाइड्रा के साथ में ही मैंने आपको बताया था खमीर के बारे में भैया, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, प्लेनेरिया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कटिंग से नए पादप का विकास, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया में द्विविभाजन, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्यों में जनन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रा में मुकुलन। तो भैया पुनर्जनन की बात कर रहे हैं, दूसरी बात हम पादपों में बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया पादप है क्या, मनुष्य, हाइड्रा, तीनों ही नहीं होंगे भैया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटिंग से नए पादप का विकास, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गए भैया आपके पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मिटा देता हूं, मिटा दो, ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो भैया, अब देखो भैया, कहाँ गया यार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले मैं स्लाइड चेंज कर दूं कि एक बार रुको, चलो 1 मिनट। देखिए भैया, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 गुच्छ यानी कि ब्लोब्स, ऑप्शन नंबर बी है बीजाणु स्पोर्स, ऑप्शन नंबर सी है बीजाणुधानी स्पोरेंजिया, ऑप्शन नंबर डी है कवक तंतु यानी कि हाइप। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। देखो
इस क्वेश्चन का जो संबंध है ना वो है भैया स्पोर फॉर्मेशन से। यानी कि बीजाणु निर्माण से, या फिर इसे बीजाणु समासंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया यहां तक। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो भैया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देख लीजिए आप। देखो भैया देखो, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी उपस्थित होती है। अब इस सारे कहानी समझा दूंगा मैं, ध्यान रखना। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी उपस्थित होती है। इस बीजाणुधानी में असंख्यक बीजाणु होते हैं। यह बीजाणु या फिर यह बीजाणु की संरचना गोल व भित्ति युक्त होती है। जो प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है तथा अनुकूल परिस्थिति में बीजाणुधानी फटने से बीजाणु बाहर आकर वृद्धि करके, दिख तो रहा है ना, वृद्धि करके या अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण है भैया राइजोपस, म्यूकर, मोस, फर्न, ये गैर पुष्पी पादप होते हैं, याद रखना। बैक्टीरिया में भी भैया स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। क्वेश्चन हटा दिया जाए, इधर देखो, ऊपर क्वेश्चन लिख दूंगा, यहां पे समझा देता हूं। देखो भैया, ये राइजोपस जो होता है ना, राइजोपस ये एक प्रकार का कवक है। ये क्या है? कवक है।
आपने देखा होगा हमारे घरों में अगर लंबे समय तक रोटी जो होती है वो पड़ी रह जाती है तो उस पर भैया रुई के समान कुछ जाले आ जाते हैं। वो जो जाले होते हैं ना वो होते हैं कवक। क्या होते हैं? वो कवक होते हैं। वो राइजोपस होता है। इस राइजोपस में क्या होता है? इस राइजोपस को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगी, बहुत सारी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया भैया। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए राइजोपस है तो इसका तंतु होता है ना, ये ऊर्ध्वाधर वाला तंतु। इस ऊर्ध्वाधर वाले तंतु के सिरों पर बीजाणुधानी पाई जाती है, ये वाली। तो ये ऊर्ध्वाधर तंतु है भैया। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तो ऐसे हो जाता है ना, ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, तो ये ऊर्ध्वाधर तंतु है भैया। तो ऊर्ध्वाधर तंतु के सिरों पर भैया क्या पाए जाते हैं? बीजाणुधानी पाई जाती है। तो ये क्या है? ये बीजाणुधानी है। और इस बीजाणुधानी के अंदर ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? ये बीजाणु दिखाई दे रहे हैं भैया। तो मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी उपस्थित होती है। इस बीजाणुधानी में असंख्यक यानी कि बहुत सारे, जिनकी कोई संख्या ना हो, बहुत सारे होते हैं भैया बीजाणु होते हैं। यह बीजाणु की संरचना गोल होती है और भैया भित्ति के समान होती है। अगर मैं इन बीजाणुओं की संरचना के बारे में बात करूं, यहाँ पे बड़ा डायग्राम बनाऊं, तो इसमें जो बीजाणु होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं भैया, ऐसे होते हैं यहाँ पर बीजाणु। तो बीजाणु जो होते हैं ना गोल होते हैं और एक मोटी भित्ति युक्त होते हैं, याद रखना, जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे ही इन्हें कोई अनुकूल परिस्थितियां दिखती है तो ये बीजाणुधानी भैया फट जाती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये बीजाणुधानी फट गई और इससे जो है भैया ये बीजाणु जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और बाहर निकल करके भैया ये जमीन पर चले जाते हैं, खाने पर चले जाते हैं, है कि नहीं है? लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जैसे कि एक जगह पर अगर कोई बीजाणु, कोई कहने का मतलब कोई कवक है, पनप गया, तो देखो होगा आज थोड़ा कम है, कल और ज्यादा हो जाएगा, परसों के दिन और ज्यादा हो जाएगा रोटी पर, है कि नहीं है? 4-5 दिन के बाद में पूरी रोटी पर छा जाएगा भैया ये कवक, है कि नहीं है? तो वहां पर भैया जाकर के ये अंकुरित हो जाता है। जैसे ये बीजाणुधानी फटती है तो वहां जाकर के जैसे नमी युक्त, जैसे कि मिला, प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है? जैसे कि उच्च ताप। अब उच्च ताप पर भैया कैसे 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 होगा भाई? उच्च ताप है तो वहां पर भैया नए जीवों का निर्माण कैसे होगा? उसके लिए निम्न ताप की आवश्यकता होगी, थोड़ी नमी की आवश्यकता होगी, तभी तो बीजाणुधानी फटेगी उसको अनुकूल परिस्थिति मिलने पर, और तभी तो नए जीव। फिर ये जो बीजाणु गिरा है, इस बीजाणु से फिर ये अंकुरित होगा बीजाणु, या फिर नए जीव में विकसित होकर के नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये चीज मैंने लिखी है कि ये वृद्धि करके या फिर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोपस। तो आपसे ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राइजोपस में धागे जैसी जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? तो ये धागे के समान ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ऊर्ध्वाधर तंतु, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, याद रखना भैया, कवक तंतु या हाइपी कहा जाता है। हाइपी कहा जाता है इसे, कवक तंतु कहा जाता है, याद रखना। ये बीजाणुधानी होती है, ये बीजाणु होता है, ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? क्वेश्चन क्लियर है ना? ओके, मिटा देता हूं भैया। बस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। राइजोपस तो याद रखना ही रखना है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आने वाला है। आगे देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है। बिल्कुल है भैया, बीजाणुओं का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बीजाणु का बनना भैया पौधे में तो अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे बीजाणु निर्माण या बीजाणु समसंग के नाम से जाना जाता है, स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है बीजाणु पौधे में लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, अब भाई बीजाणु जो है वो लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनता है क्या? नहीं, अलैंगिक प्रजनन की विधियों के माध्यम से बनते हैं भैया बीजाणु फर्न और मॉस जैसे गैर फूल वाले पौधे द्वारा निर्मित होते हैं और वे नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं भैया, फर्न और मॉस मैंने लगाया है कि गैर पुष्पी पादप है, इसमें बीजाणु बनता है और फिर ये जो बीजाणु होते हैं वो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। यही तो है भैया बीजाणु निर्माण की विधि, है कि नहीं है? तो इनमें भी भैया ये बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है? किसमें? कवक में होता है, बैक्टीरिया में होता है, कुछ गैर पुष्पी पादप होते हैं जैसे कि मोस और फर्न, इनमें भी होता है।
ऑप्शन नंबर सी है बीजाणु पुष्प द्वारा निर्मित होते हैं। नहीं भैया, वह बीजों में विकसित हो जाते हैं। बीजाणु केवल आवर्त बीजियों में वनस्पतिक प्रवर्धन का एक रूप है। ऐसा नहीं है भैया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है पराग, ऑप्शन नंबर बी है बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी है परागकोश, ऑप्शन नंबर डी है मुकुलन। अरे भैया, राइजोपस कवक है, अभी अभी हमने देखा है। और ये अलैंगिक जनन की कौन सी विधि के द्वारा? बीजाणु समासंग या बीजाणु निर्माण विधि के द्वारा। तो इसमें बीजाणु बनते हैं भैया, उसके द्वारा यहाँ पर नए जीव अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं भैया ये। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? बीजाणु। इस विधि को कहा जाता है भैया बीजाणु निर्माण या बीजाणु समासंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया बीजाणु। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके अलैंगिक जनन की जितनी भी विधियां हैं, 6 की 6 विधियां, उनसे संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत अच्छे से करवा चुका। पिछली क्लास से नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि हमारी क्लियरिटी कम हो सकता है कि मुझे पढ़ाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन जो मैंने आपको कंटेंट दिया है ना भैया, आग लगाने वाला कंटेंट है, याद रखना। आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियो है भैया, जाकर के देख लेना। अलैंगिक जनन की वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के देख लेना। और अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो मैंने 5 जनवरी से उसकी शुरुआत की है, मेरे भाई पछताओगे। याद रखना, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। जब कोई बंदा 1 नंबर से अपने एग्जाम में रह जाता है ना, तो वो ये नहीं कहता, आजकल पता है क्या कहता है वो, कि यार मैं तो 1 नंबर से रह गया। अरे भैया, जब तू एग्जाम हॉल में बैठा था ना, तो तूने चोटी से लेकर के एडी तक का पूरा जोर लगाया था उस 1 नंबर को लाने के लिए। तो उसी 1 नंबर की तो है भैया ये लड़ाई, और किसकी है? अगर आपको वो नंबर चाहिए तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी भैया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने ये बैच ले लिया तो आज के बाद में आपको बायोलॉजी किसी अन्य जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 29 रुपए पर मंथ, ज्यादा नहीं है भैया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगले महीने मत लेना भैया, पर शुरुआत तो करो पढ़ने की। 1 महीने में तो भैया मैं कम से कम 4 5 चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको। 5 चैप्टर तो मान ही लो भैया, है कि नहीं है? तो चीज़ों को ध्यान रखना भाई। ले लेना बैच, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बैच से संबंधित जानकारी। ठीक है, ओके। चैनल बनाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।